अस्सलाम वालेकुम once again। इस पूरे सेशन के सबसे दो छोटे लेक्चर्स आज और कल का, एक ही घंटे वाले। अदरवाइज हम अच्छे वाले 2.25 घंटे पे चल रहे थे, फिर आप लोगों ने मुझे 3 दिन भी नहीं करने दिए। लेकिन अब कुछ रोजे गुजार बैठे हैं तो अब आपको लग रहा है कि आप लोग हिम्मत कर सकते हैं। कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, एक हल्का सा इंशाल्लाह, वो भी इसलिए कि चलो इनका दिल रख लेते हैं, कौन सा कर ही देंगे। तो कहानी को आगे लेके चलते हैं। वीकेंड पे आप लोगों को पता लगा होगा कि वो किताब शिताब सारी की सारी अवेलेबल भी हुई हुई है। इस वक्त प्रिंटिंग में तकरीबन वो आधी प्रिंट भी हो चुकी हुई है, टू द बेस्ट ऑफ माई इन्फॉर्मेशन। हमें अभी असल में आगे वाले भाई जो बताते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली वो इस वीकेंड तक इन एनी केस वो अवेलेबल कर देंगे। फीलिंग तो ये आ रही है। सॉफ्ट में होता नहीं, आप लोगों ने गूगल ड्राइव में जाके देखा या नहीं देखा? तो गूगल ड्राइव में सारा माल पड़ा हुआ है। और जो है वो फिर जो जद्दोजहद चल रही थी सफ़े ज़्यादा कम, सस्टेनेबिलिटी बचाएं ना बचाएं, तो दो जगह पे फिर हम लोगों ने इस तरह से किया है कि कुछ एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव प्रैक्टिस की जो चीज़ है वो सॉफ्ट में अवेलेबल कर दी है। तो किताब में अब 12 चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर के साथ 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एक छोटा, एक दरमियाना, एक बड़े साइज का। यानी तकरीबन 10 नंबर के, 8 से 10 नंबर के सवाल में छोटा सवाल कह रहा हूँ, 15 नंबर के सवाल को दरमियाना सवाल कह रहा हूँ, और 25 एक नंबर के सवाल को बड़ा सवाल कह रहा हूँ। तो हर चैप्टर के साथ 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन किताब में प्रिंट कर दिए हैं और उसी किताब में एंड पे उनके सॉल्यूशंस भी हैं। एंड वहीं पे ही क्यूआर कोड्स डाल दिए हैं, जिनको स्कैन करके आप उसी गूगल ड्राइव में पहुंचे तो वहाँ हर चैप्टर के 5 ओवर एंड अबव इजाफी सवाल, वो भी इसी तरह से है कि उसमें बड़े, दरमियाने, छोटे इन सवालों की मिक्सिंग की है। तो तकरीबन मॉडल पेपर और बाकी सारा डाल के 100 से ऊपर सवाल हैं अब किताब के अंदर। फिजिकल किताब के अंदर 36 सवाल प्लस मॉडल पेपर, तो तकरीबन 42 सवाल फिजिकल किताब में हैं। और जो सॉफ्ट एरिया है उसके अंदर 12 × 5 यानी कि 60 प्लस कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन, को 65 के करीब प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉफ्ट में ओवर एंड अबव हैं किताब से। क्योंकि सारा का सारा किताब में डालेंगे मतलब किताब इतनी मोटी हुई भी होती है और एंड पे आप देखते हैं तो उसमें पढ़ने वाली चीजें कम होती हैं और फिर ज्यादा वजन आप कैरी कर रहे हो प्रैक्टिस वालों के लिए। तो इतने सवाल हर चैप्टर के एंड पे कर दिए कि चैप्टर करने के बाद जितने सवाल करके आपको एक हौसला हो जाए कि हाँ भाई ठीक है ये चीज मेरी ग्रिप में आ गई है। लेकिन एडवांस यूजर जरा ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहें तो वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन और सॉल्यूशन, अब इस वक्त हम बैक एंड से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन और सॉल्यूशंस की फॉर्मेटिंग वगैरह पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत अर्जेंसी वाली चीज नहीं थी, वो डेवलप हुए हुए हैं। सिर्फ अब उसकी थोड़ी सी शक्ल इस तरह की करनी है कि आपके पास एक सिंगल सफ़े का सवाल हो और सिंगल सफ़े पे उसका सॉल्यूशन मौजूद हो, ताकि जब भी आप अपने आप को जीपीटी से चेक करना चाहें या एआई से चेक करना चाहें तो एक पीडीएफ हो, सिंगल पीडीएफ जिसमें पूरा सवाल है, आपने वो पीडीएफ दी, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ दी और अपना राइटअप दिया, और फिर एआई से कहा भाई अब ये सवाल है, ये फ्रेमवर्क है, ये जवाब है, ये मेरी राइटिंग है, मुझे असेस करो। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं उसका भी ना एक डॉक्यूमेंट छोटा सा बना दूं कि कौन से आइडियल स्टेप्स हैं, और एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट भी बना के वहां पे डाल दूं जिसको आप कॉपी पेस्ट कर दें किसी भी एआई मॉडल पे, जो आपको सेल्फ असेसमेंट में भी हेल्प करे। तो एक तो जो क्वेश्चन बैंक है वहां पे हमने कोशिश की है कि 65 के करीब सवाल और सॉल्यूशन। अब 65 अगर सवाल हो उनके सॉल्यूशन हो तो तकरीबन 150 सफ़े बन जाते हैं, वो किताब में से माइनस कर लिए। दूसरा वो जो इंडस्ट्री वाइज स्टैंडर्ड्स है, जो मैं आपको मुसलसल कह रहा होता था, जो हमारी एक बड़ी जद्दोजहद थी कि वो जो 12 इंडस्ट्रीज हैं जिनके बड़े डिटेल स्टैंडर्ड्स हैं, तो मैंने किताब के अंदर उसकी 2-2, 3-3 सफ़े की वो समरीज रखी हैं जितनी काम की हैं, वो जिसमें मैट्रिसेस का जिक्र है। फिर उन मैट्रिसेस के पीछे उनकी एक्सप्लेनेशन है, कुछ डेफिनेशंस हैं, उनका फ्रेमवर्क कहाँ से आएगा, वो कौन कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो होंगे, उस तरह का जो बोरिंग डाटा है वो बैकएंड पे डाल दिया है। तो 3 चैप्टर जिसमें 12 स्टैंडर्ड्स हैं, उसके 2 तरह के वर्जन हैं। एक वो वर्जन है जो तकरीबन 40 सफ़े का डॉक्यूमेंट है, जिसमें 12 की 12 इंडस्ट्री, 40 से भी कम है, जिसमें 12 की 12 इंडस्ट्रीज का सारा वो है डाटा। मेरे ख्याल में कितना था, 30 सफ़े हैं। तो 30 सफ़े में 12 इंडस्ट्रीज का समराइज डाटा है। लेकिन अगर किसी को बहुत ज्यादा ध्यान से डिटेल से पढ़ना हो कि अच्छा अंदर पीछे क्या बात हो रही है, इस लफ्ज़ का क्या मतलब है, इसमें कौन कौन सी डेफिनेशन इन्वॉल्व है, तो बैकएंड पे किताब वाली ही पैटर्न पे 142 सफ़े के नोट्स हैं। वो उसने नहीं पढ़ना जिसको क्लास समझ आ गई हो। अच्छा, मेरी किताब के 2 तरह के यूजर होंगे। एक वो यूजर होगा जो कोई क्लास ले रहा होगा और समझ रहा होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि हाँ ये इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में ये 5 तरह के प्रॉब्लम्स हैं, उन 5 तरह के प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करें और जो स्टैंडर्ड ने उसके मैट्रिसेस बताए कि ये मैट्रिस आपने इस जगह लिखने हैं, सामने स्क्रीन पे बस वो आ जाए, यानी फाइनल आउटपुट आपके सामने हो। लेकिन फॉर एग्जांपल कहीं लिखा हुआ है स्कोप 1 इमिशन, अब स्कोप 1 इमिशन का मतलब क्या होता है ये समझाने के लिए पीछे एक डेफिनेशन डली हुई होगी। तो फलाना इसकी मेजरमेंट जो है उसके पीछे कौन सा लंबा चौड़ा फार्मूला होगा और उसको कौन से यूनिट ऑफ मेजरमेंट से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो जो अंदर ज्यादा गहराई वाली डिटेल बातें हैं वो वहां पे मौजूद है। तो कंप्लीटनेस इंश्योर करने के लिए जो नोट्स हैं वो 142 सफ़े के वो भी डाल दिए हैं, बट वो सॉफ्ट में। इन चैप्टर्स में क्यूआर कोड है, उसको स्कैन करेंगे तो आप उन 3 चैप्टर्स की डिटेल नोट्स पर पहुंच जाएंगे। उन लोगों के लिए जो कि खुद से तहकीक कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज को पढ़ रहे हैं, लेकिन जो लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं उनके लिए फिर वो आउटपुट फाइनल होगा। बात समझ रहे हैं? ये ऐसी है जैसे मैं आपको कहूं कि ये एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट के कंटेंट्स हैं। अब रिपोर्ट के कंटेंट्स उसको समझ आएंगे जिसको ऑडिट समझ आता होगा। जिसको ऑडिट नहीं समझ आता होगा ना, तो फिर उसके बाद हर रिपोर्ट के कंटेंट पे वर्ड ओपिनियन पे बहस हो रही होगी 2-2 सफ़े की। तो उसमें भी ये है कि वो जो इंडस्ट्रीज है उसमें इस तरह से चल रहा है, तो तकरीबन कोई 300 सफ़े का डाटा है बैक एंड पे सपोर्ट मटेरियल, और सामने जो किताब है वो तकरीबन 350 सफ़े विद क्वेश्चन बैंक है। नोट्स वाला पोर्शन 250 सफ़े में कंप्लीट हो गया। जो मेरी ख्वाहिश थी टू कीप इट बिलो 200, तो वो अल्लाह का शुक्र है वो हो गया है। तो किताब आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको और भी पता लग जाएगा। इस वक्त उसका स्ट्रक्चर पे मजीद बहस या डिटेल में जाने के बजाय जब फिजिकल फॉर्म में आ जाएगी तो वो जरा ज्यादा ईजी होगा उसको समझना। मैंने पहले बताया था 12 चैप्टर्स हैं, 4-4 चैप्टर हर ग्रेड के। जो पहली ग्रेड है ओवरऑल जिसमें S1 और बेसिक्स आती है इंश्योरेंस की, उस पर 4 चैप्टर है। दूसरी ग्रेड जिसमें S2 है और वो 12 इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स हैं, उसके ऊपर 4 चैप्टर हैं, चैप्टर S2 पे और 3 चैप्टर्स उन इंडस्ट्रीज पे। और फिर तीसरी जो ग्रेड है जिसमें एश्योरेंस और एथिक्स है, 2 चैप्टर एश्योरेंस के और 2 चैप्टर एथिक्स के, तो तकरीबन वो भी किताब में सबसे कम वेटेज वाली ग्रेड है तीसरी, और सबसे ज्यादा जो डाटा दिया हुआ है किताब में वो तीसरी में दिया हुआ है।
क्योंकि तीसरी में एश्योरेंस का पूरा फ्रेमवर्क उन्होंने हमारे सिलेबस में डाला हुआ था। अब ये फ्रेमवर्क तकरीबन कोई 250 सफ़े का डॉक्यूमेंट है ये, जो ओरिजिनल है, और जो कोड ऑफ एथिक्स है वो भी तकरीबन 225 सफ़े का डॉक्यूमेंट है। ट्राई कैप नहीं जाना, इधर आके ज़्यादा वैशी हो गया, लेकिन जिन्होंने ऑडिट पढ़ा हुआ होगा उनको काफ़ी हेल्प होगी, जिन्होंने ऑडिट दिल से पढ़ा हुआ होगा उन्हें और ज़्यादा हेल्प होगी, और जिन्होंने सीफैप 6 पढ़ा हुआ होगा वो तो बहुत ही एट ईज होंगे। पढ़ा हुआ भी काफ़ी है, मतलब ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से पढ़ा है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, अंग्रेज एक दफ़ा मेहनत करते हैं तो दोबारा मेहनत नहीं करते। एश्योरेंस के स्टैंडर्ड पकड़ा ऑडिट वाला, और उसी के अंदर अल्फाज बदल के ये वाला स्टैंडर्ड बना दिया। कोड ऑफ एथिक्स पकड़ा IASBA वाला, उसके थोड़े से अल्फाज बदले और उसको यहाँ के कोड ऑफ एथिक्स बना दिया। तो जिसने वो कवर किया होगा उसको इधर हेल्प होगी, या यूं कह लें कि जो ऑडिट और सस्टेनेबिलिटी दोनों का पेपर दे रहा होगा उसको बड़ी हेल्प मिल जाएगी, उसका तकरीबन 30% ऑफ द कंटेंट दोनों जगह सपोर्ट कर रहा होगा। तो हो जाए खत्म से टक्कर। ठीक है जी, कहानी को आगे लेके बढ़ते हैं। तो ऑल दो किताब अब तकरीबन इस वीकेंड के एंड तक आ रही है और आगे हमें एहतियातन सॉफ्ट पे जाना चाहिए, तो ये जो आपको हैंडआउट मिले ये शायद इस सेशन के आखिरी हैंडआउट्स। तो मैंने कहा जब आखिरी हैं तो एक दफ़ा जस्ट पूरी करते हैं, इसमें पूरा एश्योरेंस का चैप्टर डाल दिया, हालांकि शायद आज और कल में इतना ज़्यादा हमने नहीं पढ़ना, लेकिन एश्योरेंस के 2 चैप्टर्स बनाए, प्रोसीजर और एक रिपोर्टिंग, उनमें से एक चैप्टर है। ठीक हो गया, और एक सफ़े पे 2 वो प्रिंट कर दिए जिससे फॉन्ट ज़्यादा बारीक भी नहीं हुआ और थोड़े से दरख्त बच गए। तो बस अब ये आखिरी गंदी हरकत थी जो ज़रूरी थी, अब उसके बाद हम दरख्त बचाया करेंगे। कोई जी उन्होंने कहा बुक तो प्रिंट हो रही है, उससे तो दरख्त हो रहे हैं जी, वो हालत मजबूरी प्रिंट हो रही है। मैं आपको बताऊं ना, अब आप सोचें एक जगह पे 100 सवाल डेवलप हुए हो बड़ी मेहनत करके, उसमें कुछ मीडियम साइज के हो, कुछ बड़े साइज के हो, कुछ छोटे सवाल हो, तो कितना दिल कर रहा होगा ऑथर का कि यार सारे के सारे सवाल किताब में मौजूद हो, किताब को देख के लगे कि बड़ी मेहनत हुई है। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि अगर एक चैप्टर पढ़ने के बाद एक यूजर 2 से 3 सवालों की प्रैक्टिस करना चाहता है, सीए फाइनल का एक यूजर जिसके पास कम टाइम है, तो किताब में उसको उतना माल मिले, उससे ओवर एंड अबव जितना जाना है तो वो हम सॉफ्ट में साथ साथ शेयर करते हैं। लिंक वहां पे मौजूद है, मैं एनी गिवन टाइम कभी भी वहां पे चीजें डालता रहूं, आप सबके पास अपडेट होती रहे। तो इसलिए थोड़ा सा मतलब ये वीक सस्टेनेबिलिटी अप्रोच थी। स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी होती है हम किताब देते ही ना, वीक सस्टेनेबिलिटी है कि खराबी हो रही है लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता उसे कम करते जाएंगे। तो ये पहला स्टेप था कि मेरी कॉर्पोरेट लॉ की किताब 1000 सफ़े की है, मेरी ऑडिट की किताब 550 550 सफ़े की है। तो सस्टेनेबिलिटी जो कि उसी सीए फाइनल का ही एक सब्जेक्ट है, उसमें 250 सफ़े की किताब पे आना पहला स्टेप है टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। उसके पहले ही सफ़े पे आप उसको ओपन ही करते हैं किताब को, तो मत्थे पे इतना बड़ा क्यूआर कोड है कि इसको स्कैन करो, सॉफ्ट में अवेलेबल है। तो शायद बहुत सारे लोग तो कहें यार इसको सॉफ्ट में ही पढ़ना शुरू कर दें, ऑल्दो अभी टाइम लगेगा, लेकिन हो सकता है ओवर 2-3 ईयर्स लोग आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट में पढ़ने की आदत डेवलप कर लें। तो ये सस्टेनेबिलिटी के लिए जो किया जा सकता था वो है, लेकिन जाहिर है कुछ डिस्टर्बेंस है और उसके पीछे आप लोग हैं, आप लोगों की ख्वाहिशात हैं फिजिकल किताब पढ़ने वाली। तो कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा किताब खरीदने पे, सॉफ्ट में भी अवेलेबल है आप लोगों के पास, तो पहले दिन से वो क्यूआर वो लिंक अवेलेबल है, वहां पे हर चीज सॉफ्ट में अवेलेबल है, जो जो किताब में होगा उससे ज्यादा ही वहां पे अवेलेबल होगा। चलें फिर आगे। पिछले वीक्स में हमने जो पढ़ा उसमें कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, लास्ट वीक हमने सवाल करने के बाद सस्टेनेबिलिटी की एश्योरेंस का एक ओवरऑल माइंड मैप बनाया था कि क्यों जरूरत पड़ेगी एश्योरेंस की और किस तरह से। तो आज हम इस स्टैंडर्ड को ऑफिशियली स्टार्ट करने लगे हैं। ये स्टैंडर्ड जो हम किताब के 2 चैप्टर्स तकरीबन कोई 47 पेजेस, हमारी किताब के तकरीबन 47 के करीब पेजेस जो है ना, सिर्फ इस एक अकेले उसको डील करते हैं। कोई कंफ्यूजन उस बेसिक मैप से रिलेटेड। चलें आगे, सारे फुल उसमें है कि बस पढ़ाई हो, बस अगर आप इतने तेजी में हैं तो ले जी। ISSA, ये ISSA को जरा थोड़ा सा एब्रिविएशन बनाने की कोशिश करते हैं। चलें आई में बना लेते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। चलेंगे ये भी बन गया सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस, चलो शुक्र है ये इजी हो गया काम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस। यार मैंने कुछ बॉडीज का आपको तारुफ कराया था, ISSB, ये जो वो ISSA जो स्टैंडर्ड्स हैं ये कौन सी बॉडी की तरफ से आए हैं? क्या IFRS की तरफ से आए हैं? IASB जो हमारा एश्योरेंस के स्टैंडर्ड्स वगैरह को डील करता है, ये उनकी तरफ से आए हैं, और वही जो हमारी ऑडिटिंग की ओवरऑल जो मुख्तलिफ तरह की जो बॉडीज हैं, तो इसके लिए कोई नई बॉडी नहीं है, वही हमारी जो ऑडिट और एश्योरेंस के स्टैंडर्ड्स को डील करती है, IAASB, जिसमें इंटरनेशनल ऑडिट एंड एश्योरेंस के जो स्टैंडर्ड्स हैं वहाँ। ये IASB ना अकाउंटिंग वाले हैं, वो और गलत लोग हैं, ठीक है, वो ई रंग नंबर है, हम जिक्र करेंगे अपने वालों का, हमारे वाले डबल ए के साथ है, IAASB। तो उन लोगों ने जो मुख्तलिफ तरह के अपने स्टैंडर्ड बनाए हैं, अब उन्होंने ही सस्टेनेबिलिटी के लिए जो सीरीज शुरू की है वो 5000 के नाम से शुरू की है। शायद आपको याद हो इनके जो ऑडिट के स्टैंडर्ड्स हैं उनकी नंबरिंग क्या चल रही होती है, 210, 315 या इस तरह से करके। फिर इन्हीं की जब रिव्यू की सीरीज चलती है 2410, 2400, 2000 सीरीज चल जाती है। फिर इनके जब एश्योरेंस के स्टैंडर्ड चल रहे होते हैं 3000, 3410, ये उसके 3420 ये एश्योरेंस के स्टैंडर्ड चल रहे होते थे। फिर रिलेटेड सर्विसेज वगैरह कंपाइलेशन 4400, 4410, पता नहीं अगेन आप में से कितने लोग ऑडिट से वो हुए हैं। उससे अगली सीरीज अब इन्होंने सस्टेनेबिलिटी के नाम की कर दी है। अब जो 5000 सीरीज के स्टैंडर्ड जो आएंगे वो आएंगे सस्टेनेबिलिटी के। तो इस वक्त हमारे पास द ओनली सिंगल वेरी ओनली स्टैंडर्ड यही अवेलेबल है आज फरवरी की 24 तारीख को। आज 24 है, ठीक है, 24 फरवरी सन 2026 की डेट में इस वक्त हमारे पास एश्योरेंस से रिलेटेड एक ओवरऑल बेसिक स्टैंडर्ड मौजूद है जो ओवरऑल बताता है, जैसे ऑडिटिंग में नहीं होता है ISA 200 होता है जो ऑडिट को ओवरऑल बताता है, इसी तरह से एश्योरेंस का 3000 होता है जो ओवरऑल एश्योरेंस को बताता है। तो इस टाइम में हमारे पास एक बेसिक स्टैंडर्ड है जो ओवरऑल एश्योरेंस को बताता है। इन्होंने क्या किया, तकरीबन ऑडिट के समझे 25 स्टैंडर्ड्स पकड़े, उनमें से ऑडिटर को उड़ाया और उसको कर दिया सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस प्रैक्टिशनर, हम उसको प्रैक्टिशनर बोल दिया करेंगे। ऑडिट क्लाइंट को हटा के कर दिया क्लाइंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को हटा के कर दिया क्राइटेरिया, एंगेजमेंट पार्टनर को हटा के कर दिया एंगेजमेंट लीडर।
तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वही वाली चीजें पकड़ी और उसके अल्फाज को थोड़ा सा ज्यादा ग्लोबल करके इस तरह से कर दिया कि वो यहाँ पे इस्तेमाल होता रहे। तो अब हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं। ये आईएसएस से सारी एश्योरेंस एंगेजमेंट्स को जो सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन पे होंगी उनको अप्लाई करता है, रिगार्डलेस ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट किस तरीके से हुई हुई है, जितनी भी सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन होगी उसकी एश्योरेंस से रिलेटेड ये स्टैंडर्ड होगा जो हमेशा हेल्प कर रहा होगा। तो आपको जब जब भी कोई एश्योरेंस की असाइनमेंट मिलेगी किसी भी एंटिटी की, कोई भी सस्टेनेबिलिटी का जो सब्जेक्ट मैटर है, सस्टेनेबिलिटी की कोई भी इंफॉर्मेशन है, सस्टेनेबिलिटी का कुछ भी डाटा है, उसको जब भी आपने देखना है आपने हमेशा इन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक देखना है। इसका मतलब है कि इनका ऑडिट अभी नहीं हो रहा सस्टेनेबिलिटी की इंफॉर्मेशन का, तो इसका जब ऑडिट का भी कहा जाएगा तो टेक्निकली हम उसके लिए वर्ड ऑडिट इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ऑडिट हमारे IAASB भाई ने मुख्तस कर दिया है किस चीज के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना। तो यहाँ पे जब भी हम कहेंगे ना कि सस्टेनेबिलिटी के डाटा का ऑडिट, तो ऑडिट गंदा लफ्ज हम नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे सस्टेनेबिलिटी का जो डाटा है उसकी अश्योरेंस। तो ये सारी अश्योरेंस पे वो होगा। ये ISA दोनों, ये ISSA दोनों तरह की अश्योरेंस को डील करता है, लिमिटेड को भी, रीजनेबल को भी। कुछ फर्क याद है? रीजनेबल क्या होता था भला? एक अच्छी हैवी अश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट, 100% नहीं होती थी। तो रीजनेबल क्या होती थी? पॉजिटिव अश्योरेंस होती थी। इन माय ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग टू इन्फीरियर, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ख्याल ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बने हुए हैं। तो ये लिमिटेड एश्योरेंस में क्या होता था? नेगेटिव फॉर्म में होता था। इसमें क्या बोलते थे? नथिंग हैज कम टू माय अटेंशन दैट कॉज मी टू बिलीव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रेजेंटेड फेयरली। मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि ये चीजें ठीक नहीं है। एक में आप कह रहे हैं माय ओपिनियन चीजें ठीक है, एक में आप कह रहे हैं मुझे लगता नहीं कि चीजें गलत है। तो क्यों एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव एश्योरेंस क्यों? ऐसा क्या कम है लिमिटेड एश्योरेंस में? प्रोसीजर्स कम है, टाइम कम है, पैसे कम है। क्लाइंट ने आपको कहा ही है कि हमें लिमिटेड एश्योरेंस चाहिए, और शायद एश्योरेंस भी कम है। शायद वो चीज ऐसी है जिसके ऊपर आप बड़े कम टाइम में उतनी जल्दी ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते। अब सस्टेनेबिलिटी आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन पढ़ ली है, ये भी दिखाओ, ये भी दिखाओ, इस तरह से करो, इस तरह से करो। उनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो बड़ा ज्यादा वेरीफाइबल है, लेकिन कुछ चीजें बहुत एस्टिमेट्स हैं, बहुत सारे जजमेंट्स हैं, बहुत ज्यादा हवाई बात है। अब स्कोप 1 और स्कोप 2 ऐसी चीज है जो शायद मेजरेबल है, लेकिन स्कोप 3 बड़ी हवाई बात है कि आप सारे लोग जो चल के कॉलेज में आए, आप लोगों के आने से जो बाइक के पेट्रोल और वो जो उससे एनवायरमेंट डैमेज हुई, और आप में से कितने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे आए और कितने कौन सी व्हीकल पे आए और वो कितनी इमिशन एक्सपेक्ट करती थी, और क्या वो इसी वजह से हुआ? हो सकता है आप घर से जो है वो दही लेने निकले हो और आपने सोचा कि क्लास लेते हुए भी चला जाऊं। अब ये बड़ी हवाई बात हो रही है। अब जब इस तरह के डाटा की एश्योरेंस हो रही होगी तो फिर हम लिमिटेड की तरफ जा रहे होंगे, और जब ऐसा डाटा होगा जो ज्यादा वेरीफाइबल होगा, जिस पर हमें ज्यादा ट्रस्ट होगा, जिसके ऊपर हम ज्यादा डिटेल से प्रोसीजर लगा सकेंगे, तो फिर हम आएंगे। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम स्कोप समझ रहे हैं, या ISSA सारी एश्योरेंस पर अप्लाई करेगा। जब जब भी कोई एश्योरेंस सस्टेनेबिलिटी की होगी, जिस मर्जी शक्ल की इंफॉर्मेशन हो, अब सस्टेनेबिलिटी एक ESG का चार्ट बना हुआ हो, या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मौजूद थोड़े थोड़े से पोर्शंस हो, या वो एक अलग से सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट नाम की कोई चीज हो, या कोई डायरेक्टर रिपोर्ट में मौजूद एक कंटेंट हो जिसमें सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है, एनी टाइप ऑफ कंटेंट पे जब भी कुछ किया जाएगा तो वो हम एश्योरेंस एंगेजमेंट कहेंगे, और वो स्टैंडर्ड में डील करना है। रीजनेबल और लिमिटेड दोनों तरह को डील कर रहे हैं। डायरेक्ट एंगेजमेंट भी हो सकती है। अब ये ऑडिट पढ़े हुए लोग ही बता सकते हैं, जो CFAP 6 कुछ लोगों ने अगर आपने से पढ़ा हो। एक होती है डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट और एक होती है अटेस्टेशन। सब्जेक्ट मैटर क्या है? जब क्लाइंट सब्जेक्ट मैटर देता है तो हम अटेस्टेशन करते हैं, तो फिर क्लाइंट क्या देता है तो हम डायरेक्ट रिपोर्टिंग करते हैं। अगर सब्जेक्ट मैटर को हम जाके वेरीफाई करें, अगर बनाए भी हम, तो फिर एश्योरेंस कैसे देंगे? ये तो मुश्किल बात कर दी आपने। मैं कह रहा हूँ एश्योरेंस दो तरह की होती है। आप चले गए नॉन एश्योरेंस असाइनमेंट्स पे, वो तो एग्रीड अपॉन और कंपाइलेशन, वो जो 4000 सीरीज है ना, उसमें तो हम सब्जेक्ट मैटर बनाते थे, फिर हम एश्योरेंस नहीं देते, फिर हम बनाते हैं। ठीक है, इसमें थर्ड पार्टी वाली उन्होंने बात कर दी। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते थे कुछ, कौन होते थे ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन? मैनेजमेंट वाले जिम्मेदार होते थे अच्छे अकाउंट्स बनाने के और अच्छा इंटरनल कंट्रोल रखने के। फिर उसके बाद मैनेजमेंट वाले क्लेम करते थे कि हम लोगों ने ये अकाउंट्स बनाए और हम लोगों ने अच्छे इंटरनल कंट्रोल सेट किए, और ऑडिटर आके उनके उस क्लेम को वेरीफाई करता था। तो टेक्निकली आप अटेस्ट कर रहे हैं किसी और की चीज को। चलें इसे छोड़ते हैं। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का आइडिया। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक कोड है जो कि जिसको फॉलो करते हैं कंपनी वाले, लिस्टेड कंपनी वाले, और लिस्टेड कंपनी वाले जब कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करते हैं तो वो उन्हें बताता है डायरेक्टर्स को अच्छी बेस्ट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। डायरेक्टर्स बड़ी अच्छी बेस्ट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस देते हैं। उसके बाद कंपनीज एक्ट ये कहता है कि आप अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट के साथ एक स्टेटमेंट दें, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो डायरेक्टर्स ये कहते हैं कि हम डायरेक्टर्स ने कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कंप्लाई किया है। फिर बुलाते हैं ऑडिटर को, और ऑडिटर से ये नहीं कहते कि कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को चेक करो, कहते हैं ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस को चेक करो, सही बनी हुई है या नहीं बनी हुई। तो टेक्निकली ऑडिटर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स फॉलो हुए हैं या नहीं हुए, ये उसका असल मुद्दा नहीं है। उसका मुद्दा ये कागज सच्चा है या नहीं है, वो क्लेम। जब उस कागज के पीछे रहेंगे तो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस वेरीफाई होगा। लेकिन जब आपको कहा गया कि ये इनका कागज है, तुम बताओ ये कागज अच्छा है या नहीं है, ये कहलाती है अटेस्टेशन एंगेजमेंट। डायरेक्ट रिपोर्टिंग होती है जिसमें कागज ना हो, ऑडिटर को बुलाएं कि बताओ हमारा कोड फॉलो हुआ है या नहीं हुआ, ये डायरेक्ट रिपोर्टिंग है। ऑडिटर आएगा, चीजें चेक करेगा, और ऑडिटर कहेगा कि हाँ भाई मैंने देखा है आप लोगों ने कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इतना फॉलो किया, उतना फॉलो नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि एक सब्जेक्ट मैटर होता है और एक सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन होती है।
अब आज हमें ना, क्योंकि हम स्टैंडर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये कम कीवर्ड्स हैं जो एश्योरेंस के हमारे जरा कैफ में थोड़ी सी कंफ्यूजन रह गई थी, आज उसको कवर करने की जरूरत है। सब्जेक्ट मैटर और सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन। सब्जेक्ट मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट मैटर इज वो जो एंटिटी की सेल्स, परचेज, एसेट्स, लायबिलिटीज हैं वो सही से दिखने चाहिए। ये सब्जेक्ट मैटर जिसको हम ऑडिट करते हैं, ये सब्जेक्ट मैटर एक खास डॉक्यूमेंट में होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें मैनेजमेंट ने कहा होता है कि हम इसको ऑथेंटिकेट करते हैं, सही है। तो जब सब्जेक्ट मैटर को किसी खास तरीके से प्रेजेंट किया जाए एज अ क्लेम, तो वो बन जाता है सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन। तो जब एक बाहर से बंदा आके सब्जेक्ट मैटर नहीं सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन को उठा के कहें ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बने हुए हैं, ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस ठीक बनी हुई है, तो ये अटेस्टेशन बन जाती है। आप उनके क्लेम को अटेस्ट कर रहे होते हैं। और डायरेक्ट रिपोर्टिंग में क्या होगा, आप आएंगे और आप एसेट्स को चेक करना शुरू कर देंगे, लायबिलिटीज को चेक करना शुरू कर देंगे, और आप कहेंगे मैंने चेक किया एसेट्स लायबिलिटीज वगैरह ठीक है। जबकि अटेस्टेशन में क्या है, वो एसेट्स लायबिलिटीज वगैरह उन्होंने अकाउंट्स में डाले और अकाउंट्स के शुरू में लिख दिया कि हम मैनेजमेंट इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, ये अकाउंट्स टू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, और आप आके मैनेजमेंट को क्लेम को वेरीफाई कर रहे हैं। अब अगेन बात सेम हो गई, लेकिन फर्क आ गया रिस्पॉन्सिबल पर्सन और इंटेंडेड यूजर्स के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, मैनेजमेंट का क्लेम ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। डायरेक्ट रिपोर्टिंग में हम अपनी जिम्मेदारी बढ़ा रहे हैं जी। अगेन जिम्मेदारी ऑडिटर तो चला गया ना, ये तो आईएएसबी ने आपको तरीके बता दिया ना कि आप ऐसे करके दुनिया को गए, मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं है। लेकिन एक जगह आप क्या कर रहे हैं, आप एक जगह सब्जेक्ट मैटर, फॉर एग्जांपल ऑडिटर से कहा जाता है कि आके बताओ कि कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। इसका मतलब आपको मानना पड़ेगा कि डायरेक्टर ने तो अपने तौर पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा। अब नॉलेज ही आके देखना है कि इन्होंने कोड फॉलो किया नहीं किया। और एक जगह मैं पहुंचूं और वो कहें ये डायरेक्टर्स हैं, ये कोड फॉलो भी करते हैं और इन्होंने कागज पे लिख के भी दे दिया कि इन्होंने कोड फॉलो किया। इसका मतलब है कि आई कैन एज्यूम कि डायरेक्टर्स ने एक दफा अपनी जिम्मेदारी अपनी तरफ से अदा करने की कोशिश कर ली है। अब मैंने डायरेक्टर के उस क्लेम को वेरीफाई करना है कि जो डायरेक्टर बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। तो अगर डायरेक्टर ये क्लेम ही नहीं कर रहे, यार आना जरा देखो कोड फॉलो हुआ या नहीं हुआ, इसका मतलब है उनकी गवर्नेंस ओवरसाइट फारिग हो गई, वो आप पे रिलाई कर रहे हैं, ऑडिटर की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई। और एक तरफ आपको पता है कि मेरे से आने से पहले कुछ और लोग भी हैं जो कि गवर्नेंस को देख रहे हैं, जिन्होंने चीजें देखी हैं, उनके मुताबिक निजाम सही है, लेकिन मैं देख के बता दूं कि जो स्टेटमेंट वो दे रहे हैं मैनेजमेंट वाले रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो दुनिया को बता दूं ठीक है या नहीं जी। अब अगेन क्या ऑडिट अटेस्टेशन की एग्जांपल है या डायरेक्ट रिपोर्टिंग की? तुम आओ, तुम आके चीजें देखो और हमारे अकाउंट्स, हमारे जो रिकॉर्ड्स उसको देखने के बाद बताओ कि वो ठीक बने हुए नहीं बने हुए, तो ये बन जाएगी डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। लेकिन अगर उसे कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट की एक लेयर है जिसने ओके किया, अकाउंट्स को देखा है, या तो ऑडिटर को देने से पहले कुछ साइन करके देता है, तो टेक्निकली अटेस्टेशन तो हो रही होती है, वो बड़े साइन करके ऑडिटर को कहते हैं ये हमारी तरफ से ओके, हम आप बता दें। तो टेक्निकली एक एंटिटी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के सामने एक इन्फॉर्मेशन है, जिस इन्फॉर्मेशन को वेट किया मैनेजमेंट वालों ने, और ऑडिटर आगे दुनिया को क्या कहता है, द अकम्पेनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो कंपनी के रिकॉर्ड्स को ट्रू एंड फेयर तरीके से दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इन्फॉर्मेशन, ऑडिट को हम एक अटेस्टेशन एंगेजमेंट कह सकते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इन्फॉर्मेशन। तो फिर डायरेक्ट एंगेजमेंट क्या होगी? डायरेक्ट एंगेजमेंट ये होगी जब आप ऑडिटर को बुला के उसे कहेंगे कि जी मैनेजमेंट तो है ही नहीं, या हम लोग तो किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं ले रहे, तुम आओ अपने तरीके से चेक करो और अपने तरीके से चेक करके हमें वर्किंग बना के दो, ड्यू डिलिजेंस। फिर उसके अलावा आपका ये जो होता है क्या कहते हैं, फॉरेंसिक ऑडिट वगैरह, रिलेटेड सर्विसेज, ये जो आपकी वो होती हैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स होते हैं, उसमें आप एक बंदे से कहते हैं यार ढूंढ दो, फ्रॉड ढूंढ दो, ऐसे ही है। अब वो उस तरफ एश्योरेंस की तरफ हम जा ही नहीं रहे कि वहां पे एक बंदा आके खुद ही से काम कर रहा है। जी जी ठीक है, हमारे सारी एनुअल रिपोर्ट्स, हमारे सारे अकाउंट्स, हमारे ट्रायल्स, ये सारे सब्जेक्ट मैटर है जिसको हमने चेक करना है। क्लाइंट हमें अगर तो कहे आओ ये रिकॉर्ड्स हैं चेक कर लो, और अगर हम आए और क्लाइंट कहे ये मैंने अकाउंट्स बनाए हैं, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही, जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। बनाना नहीं है, बताना है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब एक प्रॉब्लम है, ये देखिए ना, आप जब ऑडिट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होता है? चले, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करने गए, सीनियर ने कहा तुम सेल के एरिया को देख लो, तुम परचेजेस को देख लो, तुम नॉन करंट एसेट को देख लो, तुम इंटेंजिबल को देख लो। भाई आप तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करने गए थे, ये किसका काम लग गए? यही सारी चीजों को जोड़ के इन सबको एक्यूरेट अपनी तरफ से ध्यान से मैनेजमेंट वालों ने कागज पे डाला, जिस कागज का नाम उन्होंने रख दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और वो ये कहते हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस कंपनी की अफेयर्स की सही तर्जुमानी कर रहे हैं। और ऑडिटर तुम भी बताओ कि ये वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हमारे अफेयर्स की सही तर्जुमानी कर रहे हैं? तो ऑडिटर ने आगे सब्जेक्ट मैटर की जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने बनाई हुई है, उस इन्फॉर्मेशन को चेक करके बताया कि तुम लोगों के बनाए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तुम लोगों की अफेयर्स को सही से बता रहे हैं। तो ये अटेस्टेशन टेक्निकली, मैं सी आपसे कह रहा हूं, इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इन्फॉर्मेशन ऑडिट कैन बी क्लासिफाइड एज अटेस्टेशन एंगेजमेंट इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर प्रॉब्लम। तो जो बचपन से हम ऑडिट पढ़ते आए हैं, उस टाइम पे ये डिबेट ही नहीं होती थी, क्योंकि उस टाइम पे हमने एश्योरेंस तो उतनी गहराई में पढ़ी नहीं थी। उस टाइम पे तो हमें बताया गया था ऑडिट एक खास किस्म की एश्योरेंस होती है, हमने रीजनेबल एश्योरेंस क्लास एक क्लास में पढ़ा था कैफ लेवल पे, उसके बाद साइड पे कर दिया उसे, क्योंकि उस वक्त हमारा मुद्दा एश्योरेंस नहीं था, हमारा मुद्दा
ऑडिट था। तो शायद हम इस ज्यादा गहराई में नहीं उतरे कि रीजनेबल और लिमिटेड एश्योरेंस में फर्क कितने सारे हैं। हमने ऑडिट और ऑडिट के प्रोसीजर्स पढ़ते गए और हर चैप्टर जब शुरू होता था तो टीचर ये नहीं कहता था कि भाई ये रीजनेबल एश्योरेंस के अंदर ये वाली बातें बता रहा हूं। जब आपने वर्ड ऑडिट सुना तो आपको पहले से पता था कि ऑडिट क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस। तो उसके बाद वर्ड रीजनेबल एश्योरेंस पे बहस नहीं होती थी, ऑडिट के ही प्रोसीजर बताए जाते थे। अब हम बड़े हो गए, अब हम देखेंगे हम किस किस किस्म की एश्योरेंस दे सकते हैं। एश्योरेंस के हम दो लेवल दे सकते हैं, या लिमिटेड एश्योरेंस दे सकते हैं या रीजनेबल एश्योरेंस दे सकते हैं। इसमें आगे जाके मजा आएगा, कई दफा एक ही सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन पे हम मिक्स ऑफ रीजनेबल और लिमिटेड एश्योरेंस दे रहे होंगे। एक एंटिटी ने अपनी स्कोप 1 2 3 की इमिशंस बताई हुई होंगी, तो हो सकता है हम कह रहे होंगे कि स्कोप 1 और 2 के ऊपर इन माय ओपिनियन चीजें ऐसी हैं और तीसरे वाले पे नथिंग हैज कम टू माय अटेंशन, जिसकी वजह से मुझे लगे कि कुछ गलत हुआ है। तो इसीलिए आज हम ये डिबेट भी कर रहे हैं कि अटेस्टेशन और डायरेक्ट रिपोर्टिंग क्या होती है। लेकिन ज्यादा दुख की बात नहीं है, क्योंकि दिस आईएसएसए डील्स ओनली विद द, ये जो आईएसएसए है ये वाला, ये आपको सिर्फ अटेस्टेशन की बात कर रहा है। इसका मतलब है कि ग्रीन हाउस गैस की इमिशन मेरा सब्जेक्ट मैटर नहीं है, सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन नहीं है। शायद सब्जेक्ट मैटर है ग्रीन हाउस गैस की इमिशन, लेकिन वो सब किसी कागज पे डाल के किसी ने कहा है कि ये है हमारी इन्फॉर्मेशन। अब वो एक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट हो सकती है, वो डायरेक्टर रिपोर्ट के कुछ सफे हो सकते हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एंड पे आया हुआ एक क्वेश्चन हो सकता है 5-7 सफे का। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट मैटर के बजाय सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन की बात अदा करेंगे। तो सब्जेक्ट मैटर उनकी इमिशन, उनका एनवायरमेंट को डैमेज करना, वो सारी चीजें, और उन सारी चीजों को जिस कागज पे दिखा रहे हैं वो सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन है। और मैं उस कागज को वेरीफाई करने आया हूँ जो उनका क्लेम है कि ये हम लोगों का ये मामला है। जी जी, अब अगेन सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन का वेरीफाई ही तब करेंगे जब आप सब्जेक्ट मैटर को जाके देखें। इसका मतलब है कि ये हम फंस जाते हैं, सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन में हमारा डबल काम हो जाता है। यानी कि अगर मुझे कोई कह रहा है कि कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डायरेक्टर ने स्टेटमेंट दी, इसको वेरीफाई करो, तो टेक्निकली मैं कोड को वेरीफाई करूंगा, फिर उस जुमले को देखूंगा, फिर मैटेरियल के हिसाब से देखूंगा कि जो जितनी वायलेशन है उसके हिसाब से क्या इनका जुमला ठीक है। अगर वो जुमला मुझे ठीक लग रहा होगा तो मैं कह दूंगा कि जी मेरे ख्याल में इनका ये वाली कंप्लायंस की स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो डाटा मिलेगा ना, डबल एंट्री दी हुई होगी, आप अकाउंट्स ना ट्रायल में देकर दिखाओ, लेकिन कुछ ना कुछ तो डाटा उन लोगों ने देना है। ऐसे ही वो अटेस्ट नहीं करते, तो वो एलिमेंट लिख कर देंगे, हम लोग इसे वेरीफाई करेंगे। जी बिल्कुल। अब अगेन जब हम डायरेक्ट रिपोर्टिंग में भी आएंगे तो मैं आके एसेट्स भी वेरीफाई कर रहा हूं, लायबिलिटीज भी वेरीफाई कर रहा हूं, बाकी सारी चीजें भी वेरीफाई कर रहा हूं, बट मेरे पास एक वो कागज नहीं होगा जिसकी बेस पे मैं कहूं कि हां तुम लोगों ने जो मुझे चीज बताई थी वो ठीक है। मैं कहूंगा मैंने जो देखा है तुम लोगों के निजाम को, तुम लोगों के निजाम में एसेट्स, लायबिलिटीज, फलाना 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 फलाना, फिर मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे भाई ने कहा कि फिर तो मुझे एक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, तो शायद मैं एक रिपोर्ट में 21 चीजें लिख के कहूंगा ये सारी चीजें मैंने देखी हैं सिवाय नॉन करंट एसेट्स में मौजूद फलाना चीज के, बाकी चीजें सही हैं। हाँ, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना रहे, लेकिन अगर मैनेजमेंट कहे कि वो चिंता मत करो, वो सारी चीजें मैंने कागज में डाल दी हैं, तुम सिर्फ ये बताओ कि क्या दुनिया ये कागज यूज कर सकती है, तो वो कागज सब्जेक्ट मैटर नहीं है, वो सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन है जो सब्जेक्ट मैटर के बारे में उन्होंने कंपाइल की है। और मैंने उस कागज को देख के मेरा ओपिनियन क्या होता है, इन माय ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो जो कागज है वो एंटिटी के बारे में सही बता रहे हैं। और मैं पहले दिन से बार बार कसमें खिलवाता हूं उनसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना तुम्हारे जिम्मे है, कंट्रोल्स बनाना तुम्हारे जिम्मे है, तो तुम अपनी जिम्मेदारी अदा करोगे, मेरे पास एक चीज रखोगे, मैं उस चीज के ऊपर प्रोसीजर लगाऊंगा और बताऊंगा वो चीज यूजर के लिए मुनासिब है या नहीं। तो क्या यहां हम इस डिस्कशन से बाहर निकले? रीजनेबल एश्योरेंस हम ऑडिट में दे रहे होते हैं जी। इसका मतलब है अगर यहां रीजनेबल एश्योरेंस जब दे रहे होंगे तो क्या हम ऑडिट के सारे प्रोसीजर्स लगाएंगे? यस। अगर आप याद करें तो मैंने आपको पहले दिन बताया था, यहां उसी तरह से रिस्क असेसमेंट है, उसी तरह से अंडरस्टैंडिंग है, उसी तरह से टेस्ट ऑफ कंट्रोल, उसी तरह से सब्सटेंटिव प्रोसीजर, उसी तरह से एनालिटिकल प्रोसीजर है, उसी तरह से रिपोर्ट है, उसी तरह से खराब रिपोर्ट है, उसी तरह से मेटीरियलिटी, उसी तरह से हेवी मेटीरियलिटी है, उसी तरह से क्वालिफाइड ओपिनियन, उसी तरह से डिस्क्लेमर, उसी तरह से एडवर्स है, उसी तरह से एम्फेसिस ऑफ मैटर है। सब कुछ नहीं, कैम नहीं है यहाँ, क्योंकि कैम तो बाय नेम ही, हाँ तो ये इसे कह देते कि एश्योरेंस मैटर्स। तो लेकिन फिलहाल अभी उन्होंने नहीं सोचा, हो सकता थोड़ा आगे जाके सोचें, अभी बिल्कुल आगाज है उनका, तो उन्होंने आते साथ इतने पंगे नहीं लेते। तो फिलहाल जो बेसिक सादा सादा वाला ऑडिट है वो सारा आपको यहाँ मिलेगा। तो आपको अगले कुछ दिनों में लग रहा होगा कि हम ऑडिट पढ़ रहे हैं, जबकि हमारा हर जगह जो सब मुद्दा होगा वो बदला हुआ होगा। ये बात समझ आई? एश्योरेंस एंगेजमेंट या अटेस्टेशन हो सकती है, डायरेक्ट एंगेजमेंट, लेकिन हम यहाँ पे अटेस्टेशन, यानी मुझे जब कोई कहेगा मेरे सस्टेनेबिलिटी की चीजों को ऑडिट करो, तो मैं कहूंगा तुमने क्या इन्फॉर्मेशन बनाई है उसकी बेस पे। अब वक्त आ गया कि थोड़े से ओनल फास्ट को भी डिफाइन कर दिया जाए। अटेस्टेशन एंगेजमेंट क्या है? एन एश्योरेंस एंगेजमेंट इन विच अ पार्टी अदर देन प्रैक्टिशनर measures or evaluate the sustainability matters against the applicable criteria। प्रैक्टिशनर से हटके कोई है जो कर रहा है, भाई एश्योरेंस देने तो प्रैक्टिशनर आया, मेरे अलावा कौन है? वो जो मैनेजमेंट वाले हैं जो कह रहे हैं कि हाँ भाई हमने देखा है ये चीज ठीक है, हमारी ये सस्टेनेबिलिटी इन्फॉर्मेशन इस तरह से ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे देखने से पहले कोई और ग्रुप है जो देख के उसको प्रेजेंट कर चुका हुआ है, अब मैंने आगे चेक करना है कि उनका काम सही हुआ है या नहीं हुआ। तो फिर अब दो नए लफ्ज आ जाएंगे, सस्टेनेबिलिटी मैटर्स, सस्टेनेबिलिटी इन्फॉर्मेशन। उधर हम बोलते थे सब्जेक्ट मैटर, अब हम बड़े हो गए, समझदार हो गए, अब हम बोलेंगे सस्टेनेबिलिटी मैटर्स। जस्ट लाइक सब्जेक्ट मैटर इन अदर आईएसबी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। आपका एनवायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस या अदर सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड मैटर्स एज डिफाइंड और डिस्क्राइब्ड इन लॉ, रेगुलेशन या रेलेवेंट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। या तो आपको लॉ बता देगा ये चीज ऐसे बताओ, वो नहीं बताएगा तो आपको कहां से मिलेगा? कोई फ्रेमवर्क होगा, कोई S2 होगा, कोई SSB का स्टैंडर्ड होगा, कोई और चीज होगी जो आपको बताएगी कि क्या लिखना है। और एज डिटरमाइंड बाय एंटिटी फॉर पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग और प्रेजेंटिंग सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी मैटर्स वो चीजें हैं जो इस्तेमाल होती हैं सस्टेनेबिलिटी इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए। अब ऑडिट वाली एग्जांपल में एसेट्स, लायबिलिटीज, फलाना फलाना, उनको इस्तेमाल करके बनाया जाता है एक सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन। और सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक जिसको सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन हम कहते थे, इसमें सस्टेनेबिलिटी इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन अबाउट सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी मैटर्स की
इन्फॉर्मेशन। और सस्टेनेबिलिटी मैटर्स क्या है? गैस का डाटा, एमिशंस का डाटा, ब्रीचेस का डाटा, वायलेशंस का डाटा, डाइवर्सिटी खराब होने का डाटा, गवर्नेंस आउट होने का डाटा, ये सारे हैं सब्जेक्ट मैटर्स, जिसको अब नया नाम क्या है हमारा? सस्टेनेबिलिटी मैटर्स। और जब इन सबको किसी खूबसूरत सी शक्ल में सामने प्रेजेंट कर रही होगी मैनेजमेंट, तो वो क्या बन जाएगी? सस्टेनेबिलिटी मैटर को क्राइटेरिया से मेजर करके मैनेजमेंट वाले कहेंगे कि हाँ भाई ये अब वो इन्फॉर्मेशन है जो हमारी ठीक है, और मिस्टर प्रैक्टिशनर आओ और तुमने आके हमें यहाँ पे ओपिनियन देनी है। अब खबरदार, हमने ऑडिटर को ऑडिटर नहीं बोलना, उसका नया नाम क्या है? प्रैक्टिशनर। तो हमने नए नामों के साथ चलना है। तो अब इन सारी चीजों में फर्क समझ आ रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये स्टैंडर्ड आपको ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस का क्या बताता है? जब सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस एंगेजमेंट को आप कंडक्ट कर रहे होंगे तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? 3। नंबर 1, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस और लिमिटेड एश्योरेंस एज एप्लीकेबल अबाउट वेदर द सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन, सस्टेनेबिलिटी मैटर्स नहीं, सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन, वो जो मैनेजमेंट ने कोई चीज बनाई है, इज फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट। ये जो मैं समझ आ रहा है। दूसरा, एक्सप्रेस अ कंक्लूजन ऑन द सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन थ्रू अ रिटन रिपोर्ट दैट कन्वेज अ रीजनेबल एश्योरेंस और लिमिटेड एश्योरेंस एज एप्लीकेबल। तो सबसे पहले आप रीजनेबल एश्योरेंस लें उनके काम पे, फिर एक रिपोर्ट दें जिसमें आप अपनी राय का इजहार करें उनके काम पे। टू कम्युनिकेट फर्दर एज रिक्वायर्ड बाय दिस आईएसएसए एंड एनी अदर एलिमेंट। तो उन्होंने कहा ये 2 काम तो आपके हैं, और उसके अलावा इस आईएसएसए ने या इससे आगे जब भी हम कुछ नया आईएसएसए बनाएंगे वो आपको कुछ और कम्युनिकेट करने का कहें तो वो भी आपका ऑब्जेक्टिव है। तो आज के फिलहाल 2 ऑब्जेक्टिव हैं, आपने अपने तौर पे एश्योरेंस हासिल करनी है और फिर उस एश्योरेंस को एक अच्छी सी रिपोर्ट में प्रेजेंट करना है। तो यहां हम एश्योरेंस को 2 पोर्शन में डिवाइड करके पढ़ेंगे। दिस चैप्टर वुड बी प्रोसीजर्स क्या लगाएंगे, और जब हम इस अगले चैप्टर में जाएंगे तो वहां हम देखेंगे कि रिपोर्ट साफ किस तरह की होगी, खराब किस तरह की होगी, उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा। यहां तक बात समझ आ रही है? रीजनेबल एश्योरेंस और लिमिटेड एश्योरेंस। एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है? एन एंगेजमेंट इन व्हिच अ प्रैक्टिशनर एम्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। कुछ मिस कर दिया बीच में लफ्ज, ऑडिट। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट होता है ना, बस आपने करना ये है कि आपने जहन में रखना है कि ऑडिट दिमाग में रखते हुए उसके अल्फाज को आपने सस्टेनेबिलिटी के साथ मिक्स कर देना है। ऐसी एंगेजमेंट जिसमें प्रैक्टिशनर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस हासिल करता है ताकि वो एक कंक्लूजन दे सके व्हिच इज डिजाइन्ड टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स अबाउट द सस्टेनेबिलिटी। तो एश्योरेंस एंगेजमेंट एक ऐसी जगह है जहां एक प्रैक्टिशनर आके एक इंटेंडेड यूजर्स को हौसला देता है सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन के बारे में। और ये किसने बनाई होती है? रिस्पांसिबल पर्सन ने बनाई होती है। रीजनेबल एश्योरेंस किसे कहेंगे? एन एश्योरेंस एंगेजमेंट इन व्हिच प्रैक्टिशनर रिड्यूसेस एंगेजमेंट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल इन द सर्कमस्टेंस ऑफ एंगेजमेंट एज द बेसिस फॉर प्रैक्टिशनर्स कंक्लूजन। रीजनेबल एश्योरेंस वहां है जहां आप ये रिस्क की चीजें खराब है उसको काफी नीचे ले जाते हैं। द प्रैक्टिशनर कंक्लूजन इज एक्सप्रेस्ड इन अ फॉर्म दैट कन्वेज द प्रैक्टिशनर्स opinion on the outcome of the measurement or evaluation including presentation and disclosure of the sustainability matters against applicable criteria। वो जो sustainability के matters against applicable criteria मैच करने से जो सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन आ रही है उसके ऊपर आप एक एश्योरेंस देने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आप चीजों पे मुतमईन हैं या नहीं है। यहाँ सब सस्टेनेबिलिटी मैटर्स लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन क्यों नहीं लिखा हुआ? इसलिए कि ये ओवरऑल रीजनेबल एश्योरेंस की डेफिनेशन है। उन्होंने ये कब कहा कि ये रीजनेबल एश्योरेंस अटेस्टेशन वाली है, डायरेक्ट रिपोर्टिंग वाली है, तो उन्होंने वो वर्ड्स इस्तेमाल की जो दोनों तरफ चल जाए। लेकिन जब एक रीजनेबल एश्योरेंस फॉर अटेस्टेशन होगी तो फिर हम इंफॉर्मेशन बोलेंगे। रीजनेबल एश्योरेंस में जा रही है एक पॉजिटिव ओपिनियन। लिमिटेड एश्योरेंस में क्या होगा? एन एश्योरेंस एंगेजमेंट इन व्हिच प्रैक्टिशनर रिड्यूसेस एंगेजमेंट रिस्क टू अ लेवल दैट इज एक्सेप्टेबल इन सर्कमस्टेंस ऑफ एंगेजमेंट बट वेयर द रिस्क इज ग्रेटर देन फॉर अ रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो इन्होंने कहा जहां इधर भी हम कम करते हैं लेकिन ये उतना कम नहीं करते, वो रीजनेबल एश्योरेंस की निस्बत यहां रिस्क थोड़ा ज्यादा होगा। अगेन वही बात है, जितनी ज्यादा एश्योरेंस, फॉर एग्जांपल अगर 100% है और मैं 80% एश्योरेंस दे रहा हूं तो रिस्क कितना रहेगा? 20%। और अगर मैं 40% एश्योरेंस दे रहा हूं तो एश्योरेंस तो मैं इधर भी दे रहा हूं उधर भी दे रहा हूं, लेकिन इधर रिस्क ज्यादा बच जाएगा और उधर रिस्क कम। फॉर एक्सप्रेसिंग अ कंक्लूजन, अच्छा, एज द बेसिस फॉर एक्सप्रेसिंग अ कंक्लूजन, वहां मैंने बोला था ओपिनियन। तो एक ही दूसरा फर्क ध्यान में रखना है, जब भी रीजनेबल एश्योरेंस की बात आए तो आपने ओपिनियन बोलना है, और जब भी लिमिटेड की बात आए तो आपने कंक्लूजन बोलना है। अजीब बात नहीं हो गई? बड़ी एश्योरेंस में छोटा वर्ड और छोटी एश्योरेंस में बड़ा वर्ड। कंक्लूजन कहते हैं हतमी फैसले को और ओपिनियन कहते हैं राय को। तो जहां दे रहे हैं हैवी एश्योरेंस वहां बोल रहे हैं ओपिनियन, और जहां दे रहे हैं हल्की एश्योरेंस वहां दे रहे हैं कंक्लूजन। तो आपस में हम ये कंक्लूड कर रहे हैं, हम अपने बारे में बता रहे हैं, हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि मुझसे नहीं गलती देखी गई। नथिंग हैज कम टू माय अटेंशन दैट कॉज मी टू बिलीव कि फाइनेंशियल मतलब मैं अपने बारे में कंक्लूड कर रहा हूं, मैं गलती नहीं ढूंढ सका। और जब मैं कह रहा हूं तुम्हारे फाइनेंशियल अच्छे बने हुए, ओपिनियन। तो इन माय ओपिनियन, तो रीजनेबल एश्योरेंस में आप कहेंगे मेरे ख्याल में तुम्हारी चीज ठीक है। लिमिटेड में कहेंगे मैं कंक्लूड करता हूं कि मैं नहीं ढूंढ सका। तो लिमिटेड एश्योरेंस में वर्ड कंक्लूजन आएगा और रीजनेबल एश्योरेंस में वर्ड ओपिनियन आएगा। तो ये थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस हैं जो हम साथ साथ देखते जा रहे हैं। वापस इधर आते हैं। एक conclusion that conveys whether based on the procedure performed and evidence obtained a matter has come to the practitioner attention to cause the practitioner to believe the sustainability information is materially, यहां पे क्या इस्तेमाल हुआ? सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये बात समझ आ गई कि लिमिटेड एश्योरेंस पहले ही हल्की एश्योरेंस है, इसमें आपको डायरेक्ट रिपोर्टिंग का काम नहीं मिलने वाला। समझ रहे? कम से कम कोई और हो जिसने काम किया है वो जिम्मेदारी ले, और मेरे से कहा जाए कि वो जिम्मेदारी लेने वाले के बारे में जरा बताओ। तो यहाँ पे जो रीजनेबल एश्योरेंस है वो अटेस्टेशन में भी चल जाएगी, डायरेक्ट रिपोर्टिंग में भी चल जाएगी, लेकिन ये स्टैंडर्ड जिस फोकस से बना हुआ है वो क्या है? अटेस्टेशन। और ये स्टैंडर्ड कौन सी एश्योरेंस बताएगा?
लिमिटेड भी बताएगा, रीजनेबल भी बताएगा। तो स्टैंडर्ड में जगह जगह उन्होंने रीजनेबल के स्टेप्स बताने के बाद कहा अगर ये लिमिटेड होती तो ये स्टेप्स होते हैं। तो हम ये स्टैंडर्ड पढ़ते हुए क्या करेंगे, हम बड़े वाले स्टेप्स पढ़ लेंगे। यानी कि मैं ये स्टैंडर्ड पढ़ाते हुए थ्रू आउट रीजनेबल एश्योरेंस को ध्यान में रख रहा हूँ, तो आप कहेंगे सर लिमिटेड एश्योरेंस में क्या होगा, मैं कहूंगा इससे स्केल हम थोड़ा सा कम कर लेंगे। तो हम एक दिन एक छोटी सी डिस्कशन कर लेंगे कि कौन कौन सा प्रोसीजर अगर लिमिटेड होता था हम उसको कहां ब्रेक लगा देते। तो रादर देन कि हर प्रोसीजर पे आके मैं टेबल बना दूं कि ये लिमिटेड ऐसे और वो, या आप ओरिजिनल स्टैंडर्ड देखेंगे तो उन्होंने अक्सर जगह टेबल बनाए हुए हैं। जब भी कोई प्रोसीजर आया एक तरफ लिख दिया रीजनेबल में ये प्रोसीजर होंगे और दूसरी तरफ लिखा लिमिटेड में होंगे, और अक्सर जगह दोनों सेम है और कुछ जगहों में डिफरेंसेस है। तो इस वक्त हमारा स्कोप क्या होगा स्टैंडर्ड पढ़ते हुए कि हम थ्रू आउट जो डिस्कशन कर रहे होंगे वो रीजनेबल एश्योरेंस के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे होंगे। अगेन एक लेवल ऑफ एश्योरेंस आ गई जो कि प्रैक्टिशनर की प्रोफेशनल जजमेंट में मीनिंगफुल है। टू बी मीनिंगफुल द लेवल ऑफ एश्योरेंस ऑब्टेन्ड बाय द प्रैक्टिशनर इज लाइकली टू एनहांस द इंटेंडेड यूजर्स कॉन्फिडेंस अबाउट द सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन टू अ डिग्री दैट इज क्लियरली मोर देन इनकॉन्सिक्वेंशियल। यहां शायर क्या कहना चाह रहा है, ऊपर तक बात समझ आ गई है? हाँ, यानी हम कह रहे हैं कि आप हो सकता है तड़प के कहें यार क्यों कर रहे हैं, फिर अगर इतनी हल्की एश्योरेंस देनी है तो रहने देते हैं। रहने देने से बेहतर है एक एंटिटी, अब चूंकि आप ऑडिट ज्यादा समझ आते हैं, एक एंटिटी है उसके हेड ऑफिस ने उसको अचानक से कहा है कि हमें ये 6 महीने के अकाउंट जल्दी से भेज दो। वो हेड ऑफिस में बैठे हुए हैं, उनका ऑडिटर बैठा हुआ है और वहां बैठ के पूरा डाटा को एनालाइज करना चाह रहे हैं। उन्होंने एक सब्सिडी जो पाकिस्तान में बैठी है उसको कहा जल्दी से अकाउंट हमें भेज दो। अब जब ये जल्दी से अकाउंट भेज रहे हैं तो इनको खौफ ही है कि ऐसा ना हो कि इसमें मोटी मोटी गलती रह गई हो। तो फौरन से वो गए जनाब ईवाई वालों के पास और उनसे आके कहा भाई 3 से 4 दिन है हमारे पास, आप जरा हमें एक रिव्यू करके दे दो कि जो हमने अकाउंट्स उनको भेजने के लिए कंपाइल किए ठीक लग रहा है। अब टाइम इतना नहीं है कि वो बहुत तसल्ली वाली एश्योरेंस दें, लेकिन बगैर कोई एश्योरेंस लिए भेजने से तो बेहतर है। तो लिमिटेड एश्योरेंस हल्की है लेकिन ना होने से बेहतर है। तो अगर आप उनसे लिमिटेड एश्योरेंस ले लेंगे तो कोई बात नहीं, वो इतने सियाने लोग हैं, सदियों से ऑडिट और अकाउंट्स को चेक करते आ रहे हैं, तो उनकी प्रोफेशनल जजमेंट इतनी कमाल है कि वो 3 एक दिन में भी अपीरेंटली जो जगह जहां गलतियां हो सकती हैं ज्यादा, उसको देखने के बाद हो सकता है आपको 2-3 दिन में भी कोई इशू निकाल दे, और ना निकाल सके तो कहेंगे भाई नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन। वो ये नहीं कह रहे आपकी इन्फॉर्मेशन में गड़बड़ नहीं है, वो क्या कह रहे हैं मैं अभी तक कोई चीज नहीं देख सका जिसकी वजह से मुझे लगे कि ये गलत है। तो वो ये नहीं कह रहे आपके अकाउंट्स ठीक बने हुए हैं, वो कह रहे हैं मुझे नहीं मिली ऐसी कोई गलती जिसकी बेस पे मैं कहूं कि तुम्हारे अकाउंट्स गलत बने हुए हैं। ओपिनियन में जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है रीजनेबल एश्योरेंस में। तो क्या हमें लिमिटेड एश्योरेंस समझ आई? अब इस लफ्ज पे भी बात कर लेते हैं, क्राइटेरिया याद है, फेयर सॉरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एफआरएफ क्या चीज होती थी? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता था ऑडिट में? एक सूटेबल क्राइटेरिया होता था, अकाउंट्स बनाने का कोई निजाम होता था। वो निजाम आपके आईएस आईएफआरएस भी हो सकते थे, वो निजाम आपके यूएस गैप्स भी हो सकते थे, वो निजाम इंडिया में बनाए हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हो सकते थे, वो निजाम आपको लॉ की तरफ से दिया हुआ फोर्स स्केड्यूल भी हो सकता था। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक खास निजाम होता था जिसके तहत आप अपनी इंफॉर्मेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डालते थे, जिसको हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोलते थे, उसको एश्योरेंस की दुनिया में क्राइटेरिया। क्राइटेरिया वो बेंचमार्क्स यूज होंगे जो मेजर या इवैल्यूएट करने के लिए इस्तेमाल होंगे सस्टेनेबिलिटी मैटर्स को। क्राइटेरिया में फ्रेमवर्क क्राइटेरिया भी आ सकता है और एंटिटी का अपना डेवलप क्राइटेरिया भी आ सकता है, और दोनों भी आ सकते हैं। तो हो सकता है किसी जगह हम कहें कि जी स्कोप 1 को मेजर करने के लिए जो जीआरआई है उन्होंने फलाना तरह का हमें फ्रेमवर्क दिया है, और यूं भी हो सकता है कि एंटिटी कहे कि हमने अपने तौर पे अपनी एमिशंस को मेजर करने का ये निजाम बनाया है। तो क्राइटेरिया डिपेंड करता है कि वो एक इंडस्ट्री से भी आया हुआ हो सकता है, वो किसी स्टैंडर्ड की तरफ से भी आया हो सकता है, वो इदारे का खुद का डेवलप किया हुआ भी हो सकता है। ऑडिटर के लिए कब एक्सेप्टेबल होगा वो? अब अगेन जब हम एक्सेप्टेंस की तरफ जाएंगे तो वहां देखेंगे कि ऑडिटर सबसे पहले कहेगा क्राइटेरिया तो देखो कैसा क्राइटेरिया है। याद करें ऑडिट में प्री कंडीशन होती थी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे एश्योरेंस वाला आके पहले कहेगा क्राइटेरिया तो देखो तुम लोग किस क्राइटेरिया के मुताबिक अपनी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहे हो, और क्राइटेरिया उसे ठीक ना लगा वो एश्योरेंस एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो क्राइटेरिया पे मजीद डिबेट होती रहेगी, लेकिन डेफिनेशन यानी आज का हमारा टारगेट है कि जो डेफिनेशंस वगैरह हम उनकी बात कर रहे हैं। फ्रेमवर्क क्राइटेरिया या एंटिटी डेवलप क्राइटेरिया। अब एंटिटी जो डेवलप करेगी क्राइटेरिया तो वो तो और है, लेकिन जो दुनिया में डिफरेंट तरह के फ्रेमवर्क दिए हुए होते हैं, वो फ्रेमवर्क जो क्राइटेरिया देंगे वो फेयर प्रेजेंटेशन भी हो सकता है और वो कंप्लायंस क्राइटेरिया भी हो सकता है। अब फिर इसको क्राइटेरिया एग्जांपल कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग स्कोप 1 एमिशंस। आप नहीं मांगा था एग्जांपल। प्रॉब्लम ये है कि अभी हम सस्टेनेबिलिटी की दुनिया में इतना आगे बढ़े नहीं है ना, तो अलग अलग लोगों ने, याद है हम एक डिबेट में आ गए थे कि इतनी सारी वर्किंग है, इतनी सारी चीजें हैं, हम मेजर कैसे करेंगे? तो कोई स्कोप 1 को मेजर करने का भी किसी ने तरीका बताया होगा। आप याद करें मैंने जब इदारों का आपको इंट्रोडक्शन कराया था तो मैंने बताया था कि इनमें से कौन कौन से इदारे ने क्या क्या काम किया है। तो कुछ जीआरआई याद है, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, कुछ चीजें उसने बनाई हुई थी। तो फिर हमने एसएएसबी की बात की थी जिन्होंने हमारे ये वाले 12 इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड 77 बनाए, हमने उनमें से 12 को देखना है। तो कहीं आईएएस भी था जिसने हमारी एश्योरेंस वगैरह से रिलेटेड वर्किंग बनाई थी। तो कहीं कोई चीजों को देखने के अलग अलग वो थे। ठीक है, जी। अब अगेन ये फ्रेमवर्क क्या है? फ्रेमवर्क दो तरह के होते हैं, एक फ्रेमवर्क होता है जो चीजों को प्रिपेयर करने के बारे में बताता है और एक होता है जो उसको प्रेजेंट करने के बारे में बताता है। अब अगर आप याद करें तो हमारे जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स हैं वो बनाने और प्रेजेंट करने दोनों के ऊपर है। यानी कि आईएस 36 बताएगा कि आपने किस तरीके से चीजों को कैलकुलेट करना है, तो आईएस 38 बताएगा कि आपने इंटेंजिबल्स की इनिशियल मेजरमेंट कैसे करनी है, उसको बैंक में कैसे रिकॉर्ड करना है एंड रिपोर्ट में कैसे प्रेजेंट करना है। एक ही फ्रेमवर्क हो गया, बट यहां हो सकता है आपको दो तरह के फ्रेमवर्क मिल जाए। एक फ्रेमवर्क बताए प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे आपने S1 S2 का जिक्र किया,
S2 ने कहा क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर के लिए आप एक काम करो, ग्रीन हाउस गैसेस का स्कोप 1, 2 और 3 इमिशन दिखा दो। तो IFRS के S2 ने प्रेजेंटेशन दी, लेकिन मैं मेजर कैसे करूंगा? वो जो फ्रेमवर्क चाहिए होगा वो शायद GRI ने बताया हो कि आपने स्कोप 1 को मेजर करने के लिए मेरा जो कॉर्पोरेट वाला फ्रेमवर्क फॉलो करना है। इसका मतलब ये सारी चीजें हमारे लिए क्राइटेरिया हैं। हमें वो कौन बताएगा कि ये प्रेजेंटेशन जो हो रही है इसकी मेजरमेंट कहां से होगी? आपका जो प्रेजेंटेशन का क्राइटेरिया है वो आपको उसमें सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, प्रॉब्लम ये है कि अभी हम सिलेबस में बहुत आगे नहीं गए। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं। IFRS S1 ने ये बोला है कि जब आप 4 तरह के एरियाज में मैट्रिसेस, वो 4 तरह के एरियाज में डिस्क्लोजर दे रहे हो, तो जब आपने मैट्रिसेस में आना है तो मैट्रिसेस के लिए वो वाले मैट्रिसेस यूज करना है पहले जो SASB ने बताए हैं, वो जो 12 इंडस्ट्री है। मैं बार-बार 12 कह रहा हूं, होती 77 है लेकिन हमारे सिलेबस में 12 है। तो उसने बता दिया कि इसके लिए उसमें जाना है। अच्छा, जब हम 12 में जाएंगे तो वो बताएंगे कि ये मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स, फिर वो हर मैट्रिक्स के पीछे उसकी मेजरमेंट का पूरा निजाम बताएंगे। ये जो मेरी डिबेट है ना 142 सफे वर्सेस 30 सफे, अब SASB के स्टैंडर्ड्स ने मैट्रिसेस बता दिया। फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री के मैं आपको 2 सफे दिखाऊं, उस 2 सफे पे उसके कम से कम कोई 24 मैट्रिसेस लिखे नजर आ रहे हो। अब उन मैट्रिक्स के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन, वो परसेंटेज निकालने के लिए कौन से वाले दुनिया के किस स्टैंडर्ड के मुताबिक इसको किससे मल्टीप्लाई करके किससे डिवाइड करके क्या जवाब निकालना है, वो फिर फ्रेमवर्क ने बताया। तो इस वक्त क्या होगा कि आपके पास इतनी सारी तरह की इंफॉर्मेशन स्प्रेड हुई है, तो हर इंफॉर्मेशन को मेजर करने का अल्लाह करे दुआ करेंगे हमारा लॉ फ्रेमवर्क बता दे। लॉ कहते तुमने ये 4 तरह की इंफॉर्मेशन इन 3 तरीके से बतानी है। अच्छा, जब लॉ कह देगा तो वो कंप्लायंस फ्रेमवर्क बन जाएगा, तो मानना ही मानना पड़ेगा। तो फिर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क क्या होगा? अगर हमें यूजर्स की वजह से एडिशनल डिस्क्लोजर देने पड़े तो हम वो भी देंगे, और अगर यूजर के लिए माइनस भी करने पड़े तो भी। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि ये जो आपका PIA की एक्विजिशन हुई पिछले दिनों, किसने की? आरिफ हबीब। हो सकता है आप आरिफ हबीब कंसोर्शियम की बात करें तो वहां आपको नजर आए तकरीबन 150 कंपनियां, जिनमें से विजिबल 4-5 का सोशल मीडिया पर जिक्र ज्यादा होता है, गेम तो बहुत बड़ी है। अब उतने बड़े सेटअप वालों के लिए 10-11 अरब रुपए के आसपास की ट्रांजेक्शन शायद मेटेरियल ही ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, दुनिया बहुत आगे गई हुई है, आप क्या बात करते हैं भैया? पाकिस्तान में 1 रुपए में भी बैंक बिका हुआ है। तो अगर एक इदारे के नेट एसेट्स ही 1 रुपए के, तो अगर किसी ने 1 रुपया देकर वो इदारा खरीद लिया, अब उसके अपने इदारे के 1 करोड़ के फाइनेंशियल है, उसने 1 रुपए में एक इदारा खरीदा है, तो 1 रुपया तो मटेरियल नहीं होगा। अब अगर आरिफ हबीब कंसोर्शियम अपने ओवरऑल फाइनेंशियल बना रहे हो और आप बड़े जज्बाती होकर पहुंचे हो कि जरा जाके देखें कि PIA के बारे में क्या लिखा है, और वो उसको इग्नोर कर दें, या उनका फ्रेमवर्क है जो मटेरियल चीज है रहने देना, कोई बात नहीं, क्या देना अदर एक्विजिशंस, तो जज्बात मजरूह हो गए ना, तकलीफ हुई। और आप कौन है? यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अगर वो फेयर प्रेजेंटेशन क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं ना, तो वो यूजर्स के जज्बात का एहतराम करेंगे। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क जो है या क्राइटेरिया, वो क्या कहता है ये 100 रूल्स है, लेकिन अगर तुम्हें यूजर्स के लिए 5 एक्स्ट्रा बातें लिखनी पड़े, लिख देना। और यूजर को समझने के लिए तुम 10 बातें माइनस करना चाहो तो भी माइनस कर देना। जबकि कंप्लायंस क्या कहता है? जो बोला है वही लिखना है। तो क्राइटेरिया ऐसा हो सकता है कि आपको कहा जाए कि भाई ये 10 बातें हैं, 10 की 10 दिखाना, और हो सकता है क्राइटेरिया आपसे कहे ये 10 बातें हैं, इनमें से कोई जरूरत पड़ने पे 1-2 माइनस करनी पड़े कर देना, और तुम्हें जरूरत पड़ने पे 2-3 ऐड करनी पड़े तो कर देना। तो फेयर प्रेजेंटेशन क्राइटेरिया एक ऐसे सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का जिक्र करते हैं जो 2 चीजों को एक्नॉलेज करता है, एक्सप्लिसिटली इम्प्लिसिटली एक्नॉलेज करता है कि टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन इट मे बी नेसेसरी फॉर मैनेजमेंट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन बियॉन्ड दैट स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड बाय द फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क ने आपको कहा ये 6 बातें बताना, और आपको लगता है कि यूजर्स के लिए ये 7वीं बात भी इंपॉर्टेंट है, तो आप ऐड कर सकते हैं। एक्सप्लिसिटली एक्नॉलेज करता हो कि इट मे बी नेसेसरी फॉर मैनेजमेंट टू डिपार्ट फ्रॉम अ रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रेमवर्क टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन। मैं इसकी एग्जांपल इस तरह से देता हूं अक्सर कि अगर हम SBI के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो और फर्स्ट करें हमारे पास एक मोटरसाइकिल हमने लियो लीज पे, इसलिए कि हमारे स्टाफ के लोग जो है वो अगर आना जाना करना चाहें तो कर सकें। अब लीज का स्टैंडर्ड तो जुम्मा लगाता है डिस्क्लोजर्स के। आप अकाउंटेंट अचानक से पहुंच जाएंगे बैठ के फाइनेंस है, ऑपरेटिंग लीज है, हम कहेंगे जी फाइनेंस है, फिर आप कहेंगे तो और वाली बात है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फाइनेंस की जो वो इंस्टॉलमेंट्स है वो क्या बनेंगी, फिर आप कहेंगे कि इसमें इंश्योरेंस है या नहीं है, फिर आप कहेंगे कि अच्छा ये कितने अरसे की लीज है, हम कहेंगे जी 6 साल की लीज, आप कहेंगे फिर तो 5 साल वाला डिस्क्लोजर भी लगू, फिर आप एक मैप सा बना देंगे 1 साल से कम, 1 से 5 साल, 5 साल से आगे, फिर आप एक तरफ एक लायबिलिटी क्रिएट करेंगे, एक तरफ एक एसेट क्रिएट करेंगे, और हर दफा अजीबोगरीब सी वर्किंग कर रहे होंगे। तो फॉर एग्जांपल SBI के फाइनेंशियल स्टेटमेंट 4 सफे के हों जिनमें से एक सफा लीज के डिस्क्लोजर पे हो, ठीक है, और हो 50,000 की बाइक, तो शायद यूजर को उलझन आए। तो भले स्टैंडर्ड ने हमें कहा है कि ये डिस्क्लोजर दो, लेकिन अगर हमारा फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है जो कि IFRS होते हैं, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क होते हैं, अगर हमारे यूजर हमारी इन्फॉर्मेशन से उलझ सकते हैं, देन वी आर एक्सप्लिसिटली अलाउड कि हम डेविएट कर सकते हैं, हम उसको नहीं देंगे। बात समझ आ रही है? और अगेन कहां ऐड करना है, मैंने आपको इसलिए एग्जांपल दे दी लेटेस्ट हैपनिंग वाली की, जी हो सकता है उनके लिए वो एक छोटी ट्रांजैक्शन हो, लेकिन चूंकि अवाम के जज्बात एहसासात इन्वॉल्व है उसके साथ, तो जो भी उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्च कर रहा होगा 90% किस नीयत से देखेगा, देखे तो सही कि PIA कहां फिट होता है इनके सारे फाइनेंशियल्स में, PIA की क्या औकात बनती है इस पूरे कंसोर्शियम में, आखिर वो नेशनल एयरलाइन खरीदी है, तो जज्बात तो हमारे हैं ना। तो
अगर वो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहे होंगे तो यकीनन पीआईए के ऊपर 2-2.5 सफे के अच्छे डिस्क्लोजर्स देंगे। लेकिन अगर वो कंप्लायंस फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहे हैं और उसने कह दिया हो कि जी 15 अरब से नीचे की चीज तो दिखानी नहीं है, जैसे एक दफा हमारे अकाउंटेंट तबके में बड़ा रंज पाया जाता था, जहांगीर तरीन ने कहीं कहा था कि 2 अरब से नीचे की ट्रांजैक्शन है, ये तो मेरे अकाउंटेंट को पता होगी, मैं तो नहीं नोट करता इसे। तो उसने मतलब मेटीरियलिटी बताई कि 2 अरब से नीचे की बात है, तो अकाउंट्स को पता होगा, अकाउंटेंट को पता होगा ना, उससे जाके पूछो, मुझसे क्या पूछ रहे हो, 2 अरब की बात भी मैं बताऊं। तो हमारे तबके में काफी जो है ना वो गम गुस्सा पाया जाता था कि यार ये क्या बात कर दी तुमने, 2 अरब रुपए को मेटीरियल कर दिया। तो जाहिर है बंदे पे, अगले ने एक दोस्त से 700 अरब की एक इकट्ठी ट्रांजैक्शन कर ली, तो जिसकी दोस्ती 700 अरब की एक ट्रांजैक्शन में बिकती है उसके लिए 2 अरब क्या। अभी मत पूछ लीजिएगा उसका दोस्त कौन था और क्या, फिर आप खामखा मेरे ऊपर जो है इल्जाम लगाएंगे कि हमने गद्दारी कर दी। इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा, इंटरनेट तो कुछ ना कुछ सच बोल ही देगा। सर्च कर दीजिएगा कि कुछ 700 अरब की भी कोई बात हुई थी, तो क्या जहांगीर तरीन ने की थी, उसका कौन दोस्त था उस वक्त जिसके साथ मिलकर ये सारी दोस्ती वाली बातें हुई थी। इधर आते हैं, इससे पहले कि हम जला दें, फेयर प्रेजेंटेशन और कंप्लायंस, क्या हमें ये सारी बात समझ आ रही है? क्योंकि आज पहला पहला लेक्चर है, थोड़ा सा क्लोजिंग की तरफ आते हैं, जल्दी से क्लोजिंग की तरफ आते हैं। नहीं घड़ी ठीक है, बस सादा सी बात जो हर स्टैंडर्ड की शुरू में होती है, कंप्लाइंस विद स्टैंडर्ड दैट आर रेलेवेंट टू द एंगेजमेंट। ये बात आपने देख ली थी ना कि दोनों जिसमें एक्नॉलेजमेंट होती है और जिसमें ये नहीं होती वो कंप्लाइंस, यानी जो इजाजत देता है प्लस करने की या माइनस करने की वो फेयर प्रेजेंटेशन है, और ये जो दोनों इजाजतें नहीं देता वो कंप्लाइंस फ्रेमवर्क है। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त कंप्लाइंस का कोई फ्रेमवर्क आपके ध्यान में आता है? टैक्स बेसिस की जो अकाउंट्स बनाते हैं, आपका फिफ्थ स्केड्यूल, फोर्थ स्केड्यूल, कई दफा वो आईएफआरएस से टकरा जाते हैं, हम कहते हैं यार रहने दो कोई बात नहीं, खैर है हमने इसे फॉलो करना है, वो कंप्लाइंस है। और फेयर प्रेजेंटेशन हमारे मशहूर जमाना आईएफआरएस। तो इधर बस ये अब किताबी आखिरी बातें, कंप्लाइंग विद स्टैंडर्ड दैट आर रेलेवेंट टू एंगेजमेंट। आप इस आईएसएसए के साथ कोई भी और आईएसएसए जब भी रेलेवेंट हो आप उनको भी अप्लाई करेंगे, भाई बनाओगे तो अप्लाई करेंगे ना। आईके भी तो बहुत ही सुपर बात है, वो एक चीज की पैदाइश के वक्त उसे पढ़ना शुरू कर दिया। डू नॉट रिप्रेजेंट कंप्लायंस विद दिस और एनी अदर आईएसएसए अनलेस रिक्वायरमेंट ऑफ दिस आईएसएसए एंड अदर रेलेवेंट आईएसएसएस कंप्लाई। कितनी मजे की बात है, उन्होंने कंप्लाई करना है, और अगर कंप्लाई नहीं किया तो फिर बोलना भी नहीं है। तो या तो कंप्लाई करो और बोलो कि मैंने कंप्लाई किया है, और अगर कंप्लाई ना करो तो फिर खाम खा ताल्लुक नहीं शो करना कि मैंने आईएसएसए को फॉलो किया, मैंने फलाना को फॉलो किया, क्योंकि तुमने फॉलो नहीं किया। इसी तरह का जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट है, हर रिक्वायरमेंट है आईएसए और कोई भी अदर आईएसए को आपने फॉलो करना है, रिक्वायरमेंट नॉट रेलेवेंट ड्यू टू कंडीशनल रिक्वायरमेंट एंड कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट। फर्स्ट क्लास ने कहा था अगर ऐसा हो तो यूं करना, वैसा था ही नहीं, तो अब क्या वो रिक्वायरमेंट फॉलो करें? इन्होंने कहा था अगर कोई और प्रैक्टिशनर हुआ तो तुमने ये वाले काम करने हैं, अगर एक्सपर्ट आ गया तो तुमने ये वाले काम करने हैं, ना एक्सपर्ट आया ना कोई और प्रैक्टिशनर आया तो वाले रेलेवेंट नहीं है। तो आपने हर वो रिक्वायरमेंट को फॉलो करना है जो हो सकती है, लेकिन एक कंडीशनल रिक्वायरमेंट कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती तो आपने वो नहीं करना। इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस आप चाहें तो एक रेलेवेंट आईएसएसए की रिक्वायरमेंट से निकल के कोई और तरीके से आप डाटा हासिल कर सकते हैं। नहीं आपको कह रहे हैं कि भाई हम जो आपको बता रहे हैं ये कोई वो नहीं है, हरफ आखिर नहीं है, ये अच्छी गाइडेंसेस है, लेकिन अगर तुम्हें कहीं कोई अच्छी बात कहीं और से भी मिल जाए तो उसको भी अडॉप्ट कर लेना। और अगेन अगर आपने डिपार्चर रेलेवेंट रिक्वायरमेंट से किया तो आपने डॉक्यूमेंट करना है, फिर आपने अगर मैंने देर फॉलो नहीं किया तो फिर मैंने कौन से तरीके से ये वाली रिक्वायरमेंट को मीट किया है, आपने उसको डॉक्यूमेंट करना है। डन। तो यहाँ पे हम जो है वो रोजों का पहला पहला लेक्चर है, आप लोग जो है ना वो आवाज़ ना हो जाओ, पे घर पहुंचने में आपको दिक्कत हुई तो आपने फिर अगले दिन जो है ना जल्दी एहतजाज करना है। हैंडआउट आपके पास है, ये कंप्लीट प्रोसीजर्स का है, लेकिन अब हमारी बेस बन गई है तो अब हमारी कल से रफ्तार थोड़ी सी तेज हो जाएगी। डन।